लेकिन अश्विनी जी, आपका आपके साथ आपका मेरा कुछ और दो प्रश्न होंगे जो मैं पूछना चाहूंगा युवाओं के संबंध। आपने इतना सब कुछ काम किया, युवाओं को आपने अपने संस्था के साथ जोड़ा, 10,000 वॉलेंटियर्स आपके हैं, हालांकि ज्यादा संख्या हो सकती है। और जो ये आंकड़ा है ये दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है आपका। और लेकिन इसमें आप निरंतर प्रयास कर रहे हो कि लोग और जुड़ जाएं आपके साथ, और जो आपकी सेवाएं हैं वो समूचे देश में और विदेशों तक जाए। अब सवाल ये होता है कि फंडिंग को लेकर आपने अपना स्पष्ट कर दिया, लेकिन लेकिन अगर आपको अपना एक एक संस्था एक बड़े पैमाने पर आगे करना है, काम करना है, पूरे भारत देश के लिए काम करना है, कहीं ना कहीं से तो फंड का सोर्स तो आपको चाहिए चाहिए कि नहीं बिल्कुल। चाहिए? नहीं नहीं, हाँ। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं आप। क्योंकि क्योंकि हो सकता है कि आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 2 साल, 3 साल, लेकिन अगर कल को अगर आपको एक बड़ी संस्था के रूप में सारे देश को और सारे जो पूरे संसार में अगर आपकी सेवाएं देनी है, तो निस्संदेह आपको कुछ ना कुछ फंड का तो सोर्स चाहिए चाहिए। मैं उस संदर्भ में जानना चाहूंगा कि क्या केपी ब्लड बैंक उस दिशा में कोई काम कर रहा है अभी इस समय? एक्चुअली क्या है कि दीपक जी, मैं आपको बोलूं कि हमने पिछले 3 साल 4 साल में जो काम किया वो किसी डायरेक्शन में काम कर रहे थे, मगर ये जो इस बार जो कोविड ने हमें बहुत सारा चीजें हमें एक्सपोज किया, एक्सपोज इन द सेंस कि उन चीजों के प्रति एक्सपोज किया कि जो हमें लगा था कि किसी ने सोचा नहीं था। बेसिकली मुझे नहीं लगता कोई भी संस्था, कोई भी इंसान इस स्थिति का, कोई किसी का आभास था किसी को कि ऐसा कुछ हो सकता है, कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ऐसा कुछ घटना घट सकती है, इतने सारे लोग मर सकते हैं, और ऐसा कुछ किसी को, मतलब मैं तो आम इंसान की तो छोड़ ही दो, सरकार को भी नहीं पता था, या वर्ल्ड वर्ल्ड पूरे देश, मतलब पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो किसी को पता नहीं था कि कैसे क्या करना है। तो इस चीज ने हमें बिल्कुल, ऑफ कोर्स, हमें हमें भी सोचने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि आप अभी तक तो हम ब्लड डोनेशन कर रहे थे, लेकिन और हम चाहते भी नहीं थे कि हम किसी और चीज में, उसके पीछे मेरी बहुत ही अच्छी एक सोच थी कि, और जो हमारी टीम ने भी बिल्कुल अच्छे सरल तरीके से समझी ऑलवेज, कि हमें किसी और काम में ऑलरेडी जोड़ना नहीं चाहिए अपने आप को, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे संस्थाएं हैं जो कि किसी ना किसी डोमेन को पकड़े हुए हैं। किसी ने एक मेडिकल एड का, या किसी ने एजुकेशन का, या किसी ने ओल्ड एज होम का, फॉर एग्जांपल। ऐसे ऐसे संस्थाएं जो है काम कर रही हैं। अब आजकल का हो गया तो आजकल तो सभी, मतलब, तो मेरा भी यही कहना था कि हम उनको सपोर्ट करें, और हमारा जो ये रक्तदान का जो ये मुहिम है, इसको हम स्पेसिफिक काम को, ये क्योंकि ये मुहिम ही बहुत बड़ी, इटसेल्फ बहुत बड़ा काम है, ये कोई छोटा काम नहीं है। बिकॉज बाकी चीजें आप छोटे समय तक देख सकते हो कि छोटी उनकी उनकी लाइफ भी, जो चैलेंजेस है उनकी छोटे छोटे चैलेंजेस, छोटे इन द सेंस कि उनका टाइम स्पेन ज्यादा नहीं है। अभी जैसे ये सेकेंड वेव भी आई, आप देख रहे हो आजकल कम थोड़े केसेस आ रहे हैं, तो स्पैन कम था। बट रक्तदान ऐसा एक विषय है, ऐसा एक चीज है कि जो अभी तक इतने साल के बाद भी, अभी भी आप देखो हर दिन हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती है। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिसमें रिक्वायरमेंट्स नहीं आती। और अब ब्लड के रिलेटेड तो और भी चीजें बहुत सारी आ रही हैं, कि प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट्स धीरे धीरे आ रही हैं, क्योंकि और भी डिजीजेस लोगों को, थैलेसेमिया, लुकेमिया, जो ब्लड रिलेटेड होती हैं, एक्सीडेंटल केसेस आते हैं। तो ये चीजें हमने सोचा था कि हम इसी पे काम करेंगे। मगर अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, इस काम ने हमें, इस जो ये हमारा साथ, ये जो लोगों के साथ जो हमने देखा, पिछले हजारों में लोग मरे हैं, तो इसने हमें सोचने में मजबूर कर दिया कि नहीं, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क है, और हमने देखा कि नेटवर्क को हम जब हम कुछ सपोज हम कुछ एनकरेज करते हैं, तो ऑफ कोर्स पीपल विल डेफिनेटली कम फॉरवर्ड एंड हेल्प। लोग करना चाहते हैं काम। तो किस तरीके से काम करना चाहते हैं, मल्टीपल वे में करता है। कोई फील्ड पे काम करना चाहता है, कोई बैठ के कर सकता है, कोई कॉलिंग पे कर सकता है, कोई किसी तरीके से किसी विषय पे काम कर सकता है। तो फंडिंग की बात ये जैसे आ रही थी, तो हम अब लगता है कि नहीं, क्योंकि नेटवर्क बढ़ गया है। तो हमने पिछले 2-3 महीने से बहुत अच्छा काम किया। अब हमने पहले नहीं किया था, पहले क्योंकि टाइम नहीं मिला, तो कभी हमने इसके बारे में इतना
हाई लेवल पे कभी सोचा नहीं, बट अब डिमांड है, तो अब डिमांड इन द सेंस कि अब लगता है कि नहीं, क्योंकि अगर थर्ड वेव आ गई तो क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक तो जो हमने झेला, हमने तो समहाउ जितना थोड़ा बहुत हम कर सकते थे अपने एंड से सभी ने किया, जितने भी लोग हैं, जितनी संस्थाएं हैं, सब कर रही हैं। तो थर्ड वेव में क्या करेंगे, तो ये सोच रहे कि हम सोच रहे कि नहीं, कि अब हम इसको प्रॉपरली एक एक संस्था के रूप में इसको इसको रजिस्टर करेंगे, और इंटरनेशनल लेवल के जो भी जितने भी नॉर्म्स है उसको प्रॉपरली एक सिटी वाइज के कोऑर्डिनेटर्स होंगे, स्टेट वाइज कोऑर्डिनेटर्स होंगे, जो कि हमने अभी पिछले 2 महीने में तैयार कर दिया है ऑलरेडी। जम्मू के कुछ अलग गुट है, क्योंकि इसी तरह से दिल्ली में बिल्कुल भी है, बॉम्बे में बिल्कुल भी सही। है। तो उन सबको हम कैसे कलेक्टिवली एक ऑपरेशनल एक इस प्लेटफॉर्म के को हम कैसे, क्योंकि ये मैसेज है बेसिकली, इसका ऑब्जेक्टिव है, जितना ये ऑब्जेक्टिव रहेगा उतना हम ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये फंडिंग का मैंने इसलिए कहा था, देखिए मेरा अगला प्रश्न ये था कि देखिए ब्लड जो आप डोनेट करवाते हो या कुछ और ये सेवाएं देते हो, वो सेवाएं जो हैं वो एक ऐसी सेवाएं हैं जो कोई भी कर सकता है आपके माध्यम से, अगर वो वॉलंटियर है, इच्छुक है। अब मान लीजिए कि मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा कि आप इतनी बड़ी संस्था हैं, आप आपके पास 10,000 वॉलंटियर्स हैं और आपके पास फंड का थोड़ा सा जरिया भी है। अगर मैं ये सवाल पूछूं कि क्या वैक्सीनेशन को लेकर आप कुछ बात कहेंगे, क्या वैक्सीनेशन ड्राइव आपने अपनी तरफ से चलाई है? क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है, अगर कोई संस्था अपने तरफ चलाती तो उसे वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी, तो वहां पर ये फंडिंग का इश्यू बहुत बड़ा आता है। मैं नहीं जानता कि अभी भारत में जितनी भी हमारे पास जो संस्थाएं हैं, जो जिन्हें हम एक तरह से एनजीओज कहते हैं, क्या वो ड्राइव उस काम उसे ड्राइव वैक्सीनेशन ड्राइव को अंजाम दे रही है, काम को दे रही है? मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वहां भी फंडिंग का इश्यू है। अगर फंडिंग होती तो शायद ये वैक्सीनेशन ड्राइव, जहां तक आपकी जो संस्था है, जहां तक आपका नेटवर्क था, वहां तक ये बड़ी आसानी से पहुंच सकता था, भले ही, लेकिन इसके लिए फंडिंग की आवश्यकता है। तो वो मैं चाहूंगा तो क्या उसके बारे में भी आपने कुछ, आपके मन में कुछ ऐसा विचार आया है? और साथ साथ मैं आपसे ये सवाल भी पूछना चाहूंगा कि वैक्सीन को लेकर आप अगर हमारे श्रोतागण को जो मातन टीवी देख रहे हैं उनमें कुछ अगर ये चेतना डाल दें कि अगर उन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं किया है तो वैक्सीन करवा लीजिए, चाहे वो कोविड शील्ड हो, कोवैक्सीन हो। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में ये इसकी चेतना जगाने की प्रयास करता रहता हूँ कि भाई वैक्सीन करवा लीजिए। देखिए मैं अभी कश्मीर में हूँ, अभी कुछ समय के लिए कश्मीर में हूँ, तो कश्मीर में जिस इलाके में मैं रह रहा हूँ वहां भी ऐसे कुछ परिवार हैं जो वैक्सीन का नाम ले ही नहीं रहे। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना कुछ संदेश अगर आप कश्मीरी भाषा में भी दें वैक्सीन को लेकर, ताकि जो कश्मीरी हमारे जो श्रोतागण हैं, जो कश्मीर से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा उसके बारे में सचेत हो जाएं और अपने नियर बाय जो उनका सेंटर है वहां वैक्सीन करवा लीजिए। और साथ साथ जो मैंने बाकी प्रश्न पूछा उसका भी आप उत्तर दे सकते हैं। अंततः मैं आपसे पूछूंगा प्रश्न, लेकिन इसके बाद वो केवल वृद्ध आश्रम को लेकर है, जो मैं पूछना नहीं चाहता था, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप उस पर भी काम कर रहे हो। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आखिर उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? वो पढ़नी नहीं चाहिए थी? भारत का युवा क्या उतना खुदगर्ज हो गया है कि उसने अपने बड़ों को, अपने अपने जो उनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको अकेला छोड़ दिया, और उस कारण से हमें वृद्धाश्रम बनाने पड़ रहे हैं? हालांकि ये मेरा अपना विचार हो सकता है, लेकिन आप बेहतर रूप में उसको अपना विचार रख सकते हैं। तो विशाल, ये अश्विनी जी, आप एनकरेज कर लक्टन जवान यम स्पेशली 18 वरी पे वन लक्टन ये हर कस पज अत खतर गसन पाने गसन बेकिस बेकिस अकिस त वन हमसायस यारस दोस्तस युस त आस पड़ोस ये गस करन क्या कि बुस बे वनान प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर गो येल काम गई खत्म, डिजास्टर गो, काम कांड गोमुत ऑलरेडी। पत अगर तुम लगे तो पत खबर क्या 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 बलाय पचान हेरमिस वलिस तानी पचान तमस वो कि बाया वन क्या करो। अगर बचाव तो बचाव, ना बचाव तो छुन पता क्या। प्रिवेंशन गो गथी थो हेत एटलीस्ट पन्नी जाए रोजो तुम बड़ बार कत रोजो तुम कि कॉन्फिडेंस यो तुम नसा बाया थोड़ा सा 10% 20% रोजो तुम एटलीस्ट नसा वन बह बचास वन एक्ट में कम अज कम सह रोजो तुम कॉन्फिडेंस। यह जरूरी क्या अमिच आव वनिस तान टच वुड कह साइड इफेक्ट आव वनिस तान। हर कस पज वैक्सीनेशन कर आज की डेट में, ये तुम मौका मिलो, ये तुम नियर बाय कह हॉस्पिटल तौर गो तो कर पे सो नॉर्मल चीज सो हेको तुम पान डॉक्टर तक वन गूगल करो, लोकल डॉक्टर्स पृछतो, सोरी वन बहुत कह डॉक्टर, मगर बह हेको तुम वन
आप बीती बह हेको तुम वन डेली हत बद डॉक्टर इन मरीजन वुचान दिल जम हेल्प करान बह हेको तो तथ बेसिस पे एक्सपीरियंस वन कि रियल रियल चीजन मज जुड़ित रियल रिक्वायरमेंट पे जुड़ित रियल लूक ये मोज तिमन फैमिली से जुड़ित यम बिचार गए यमन हालत गई खराब कल तिमन कथे कर सुबह 4 बजे तान तिम बोदान ससा मकलिया तो तथ लिहाज वन नॉट बह डॉक्टर डॉक्टर बह मगर बह वन रियल काम करान तथ बेसिस पे वन कि वैक्सीन गस लगाउन हर कंस गस लगाउन युस त कहाँ वैक्सीन लगाइयो। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, आपने जो अपना वैक्सीन के बारे में जो जागृति हमें हमारे कश्मीरी भाइयों को दी, भाई बहनों को दी। तो मैं चाहूंगा कि जो कश्मीरी भाई बहन जो भी इस जो कश्मीरी जानने वाले लोग हैं, चाहे वो देश में रह रहे हो विदेशों में रह रहे हो, तो आप अश्विनी जी की बातों को जरा गौर से देखें, क्योंकि ये एक जमीनी हकीकत बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये जमीन पे काम कर रहे हैं और जमीन पे जो हालात है उनका उन्होंने आज हम हमारे इस इंटरव्यू में, इस साक्षात्कार में उसका वर्णन किया और उन्होंने बताया कि क्या क्या समस्या है, वो झेल रहे हैं, दिन प्रतिदिन झेल रहे हैं। उन्हें खुद भी वो वैक्सीनेट हो चुके हैं, एक डोज उन्हें लगाया, दूसरे डोज की वो वेट करेंगे, क्योंकि कोविशील्ड तो शायद 3-4 महीने के बाद ही लग जाएगा। कोवैक्सीन आपको 28 दिन के बाद किसी भी समय मिल सकता है। आप जाइए, मैं कश्मीरी जो जानने वाले हैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर वो कोवैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आप श्रीनगर के किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं, वहां पर ये उपलब्ध है। क्योंकि मैंने भी कोवैक्सीन का पहला डोज दिल्ली में लगाया था और दूसरा डोज मैंने कुछ ही दिन पहले बटमालू श्रीनगर में लगाया। और अगर आप अभी भी चाह रहे हैं कि आपको वैक्सीन नहीं लगवाना है, तो मैं समझता हूं कि ये मूर्खता वाला काम होगा। ये समझना कि मैं ये वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, ये अपने आप में आप अपने आप को, आप अपने उस संकट को बुलावा दे रहे हैं, जो संकट टल सकता है कोविड वैक्सीन लगाने से। तो अंततः अश्विनी जी, आपसे मेरा वही प्रश्न था कि जो आपने कश्मीर में, या फिर आपने जम्मू में, या फिर आपने कहीं और जो वृद्ध आश्रम का जो एक आपने जो अभियान चलाया है और कहीं वृद्ध आश्रमों का निर्माण भी किया है, तो ये तो आपने अच्छा काम किया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा एक दूसरा एक पहलू, क्या इसकी आवश्यकता है अभी इस काल में, जहां पर युवाओं को हम सचेत कर रहे हैं, आप युवाओं के साथ जुड़े हैं, और इसकी क्या आवश्यकता है? बहुत बड़ा एक ऐसा प्रश्न है जिसका शायद उत्तर मेरे पास आधा है, आधा आपके पास है। मैं ये कह सकता हूं कि शायद हो सकता है कि उनके लिए आवश्यकता है कि जिनका परिवार सीमित हो, वो केवल पति पत्नी हो और अभी वृद्ध अवस्था में हो और उनके आगे पीछे कोई ना हो, तो उनके लिए वृद्धाश्रम का होना अनिवार्य है। ये मैं बात समझता हूँ। लेकिन उनके लिए क्या वृद्ध आश्रम होना अनिवार्य है, जिनके अपने पुत्र हैं, अपनी पुत्री है, अपने उनके परिवार के अन्य सदस्य हैं? आपके विचार, क्योंकि आप इस पे काम कर रहे हैं और समूचे रूप से काम कर रहे हैं, और काफी जोरों पे आपने इस पे जोर दिया है। केपी ब्लड बैंक काफी जोर से इस पे काम कर रहा है, जो कि मैंने देखा भी है, और कई सारे ऐसे जानने वाले हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं इस संदर्भ को लेकर। जी जी बिल्कुल। देखिए, बहुत सारी चीजों का केपी ब्लड बैंक एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोगों को बहुत सारी चीजें हम बहुत कम अपना प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत कम यूज किया है, बट बहुत कम, क्योंकि हमारा मानना है कि हम काम को लेते हैं और ज्यादातर उसको इस लेवल पे नहीं ले जाते हैं कि वो प्रिंट मीडिया। बट कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये जो आपने बोला वृद्ध आश्रम, ओल्ड एज होम, हमने कोई अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लिया इसके प्रति, बट यस, हम उस हर एक शख्स और हर एक संस्था के साथ में जुड़े रहते हैं और जुड़ना भी चाहेंगे इन फ्यूचर भी, जो ऐसे इनिशिएटिव लेता है। और हमने काफी ऐसे 2-4 आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि जम्मू में भी एक ये जो नगरोटा के नजदीक वहां पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है। हमने पिछले साल इसको हमने उनके साथ हाथ मिलाया और किसी लेवल पे, अपने लेवल पे जिस भी तरीके से उसको हम चाहते हैं कि सपोर्ट करें। और पहले तो बड़ी बात की है, बहुत दुखद चीज है कि आज की डेट में जब हम कोई ओल्ड एज होम सुनते हैं तो अपने आप में एक बड़ी निराशा एक हमें लगती है कि
ये ऐसा क्यों? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉमन इंसान जब इसके बारे में सुनता है या समझता भी है कभी, तो एक बड़ी ही अजीब सी फीलिंग आती है कि ओल्ड एज होम भी होता है कुछ, क्या कि ऐसा क्या हो सकता है कि इतना हम आज के संसार में इतना कुछ कैसे घट रहा है कि हमें एक ऐसे जो ये सीनियर लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जबकि उनको बहुत सहारे की जरूरत होती है उस एज में, और उसी एज में उनको ये सब झेलना पड़ता है किसी भी कारणवश। मुझे हम तो उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहते, बट ये है कि जो भी बहुत दुखद है। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो बहुत एक वर्ल्ड में बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय है, और हो सकता है मुझे भी, मेरे पास भी इसका आंसर नहीं है। बट आज के डेट में अगर देखा जाए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ओल्ड एज, जो स्पेशली ऐसे आते हैं, और इस कोरोना काल ने तो और ही ज्यादा दिखा दिया हमें। तो मतलब हम वो बता भी नहीं सकते। मैं हमारे पास तो ऐसे ऐसे केसेस आए हैं कि मतलब दिल दहलाने वाले, कभी मतलब हम खुद इतने इमोशनल हो गए कि हम कभी ऐसा कहते हैं ना, हेल्पलेसनेस फील हमने भी की कि ऐसा भी कैसे हो सकता है कि जब कि जिनके बच्चे बाहर हैं, जिनके कोई है भी नहीं, ऐसे भी लोग मिले हमें जो कि घर में फंसे हुए थे, जिनका बाहर निकलना मतलब तो बहुत दूर की बात है। तो वो उनके लिए तो मतलब घर में हेल्प के लिए बहुत लोग, कुछ लोग ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे हमने पाए हैं इस कोरोना टाइम में भी कि जिनके बच्चे ही नहीं है घर पे, या तो कोई है ही नहीं। तो हमने फिर वॉलंटियर, हमारे लोग जो थे, हमने समहाउ, क्योंकि कोविड का काल है, किसी के घर में हम जा नहीं सकते, कुछ लोग जो कोविड हो गए थे, जो बुजुर्ग लोग जो कोविड हो गए थे, तो उनको भी जैसे खाना, दवाई, या हमारी एक डॉक्टर्स टीम है जिसमें कि 60 से 70 डॉक्टर हैं। हमने इंडिया एंड ओवरसीज वो एक पैनल बनाया है, जम्मू से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके ओवरसीज तक, यूएस, न्यूजीलैंड, यूके, दुबई से काफी अच्छे डॉक्टर्स, और मिलजुल के, ये कि कश्मीरी नहीं है सिर्फ, कि और भी डॉक्टर्स जुड़े हैं। तो जिनसे हमने बड़ा ही विनती करके उनसे हम वॉलंटरी एक कंसल्टेशन और एक काउंसलिंग सेशन भी करवाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ओल्ड एज की मैं बात कर रहा हूँ, फिर से मैं उसी पे आऊंगा कि पावर आने उनके उनसे उनसे बात करने के लिए भी कोई नहीं, उनसे बात करने के लिए भी कोई नहीं था। तो हम क्या करते हैं, हमने अभी रिसेंटली, हमने हमारी टीम ने, जम्मू टीम में हमने कोई 150 से 100 कोई 60 के करीब एक महीने में हमने रिक्वायरमेंट्स पूरी की, इसमें मिक्स करके रिक्वायरमेंट्स है। तो हमने उनको, टीम को एनकरेज किया कि आप एक फॉलोअप कॉल करो, सभी के साथ फॉलोअप कॉल करो, ताकि आपको पता लगे उनके बारे में। तो ये वृद्धा आश्रम का आज की डेट में मुझे लगता है कि यस, ये एक नीड बन चुकी है। और वृद्धा आश्रम इसलिए नहीं कि चलो जी उनको मकान चाहिए या तो उनको कोई सपोर्ट नहीं है। वृद्धा आश्रम का मतलब होना चाहिए, जो हमारे, जो मेरी नजर में, जो मेरी समझ से है, कि उनको इमोशनली और उनको एक सपोर्ट के तौर पे, ताकि सिर्फ खाना या कोई शेल्टर की बात नहीं हो रही है, बाकी चीजें भी है, दवाई है, टाइमली खाना मिल जाए, टाइमली एक शेल्टर मिल जाए, टाइमली एक एक केयर मिल जाए। होम, जो होम केयर होनी चाहिए थी, वहां पे उनको वो कोई मिलता नहीं है। बाहर के अगर नर्सेज, जो पेड नर्सेज होते हैं, या कोई लोग अब लेते हैं बाहर से, इतने सारे जो अब्रॉड बैठे हैं लोग, वो तो पैसा फेंकते हैं, तो चलो जी हमने 20,000 25,000 तो लोगों को दे देते हैं, चलो भी हमारा, उनको उनको आप ये दवाई खिलाओ, ये उनका सुबह से शाम तक करवाओ, तो दे डोंट माइंड कि पेइंग इतना मच, मगर उससे वो चीज नहीं हो पाती जो एक ओल्ड एज, जो ह्यूमन टच, जो जिसको कहते हैं, वो नहीं मिल पाता। तो ओल्ड एज होम का मतलब यही कि हम उसको एनकरेज करना चाहते हैं, जहां पे उनको वो एनवायरनमेंट मिले। अगर वो किसी भी जाति प्रथा का जो बंदा है, उसको उसी तरह का एक केयर मिले, उनको एक इमोशनल टच मिल जाए, खाना हाइजीनिक मिले, उनकी प्रॉपर केयर भी हो। तो वो संस्थाएं जो है, जो इनको, जो जो ऐसे लोग होते हैं, उनको जो ये जीवन काल का जो आखिरी कड़ी है, वो आखिरी कड़ी कम से कम एक सपोर्टिव, एक सपोर्ट के तौर पे उनको मिले। और उनका जो टाइम है, जो ये आखिरी कड़ी होती है, जो हम इंग्लिश में कहते हैं लास्ट लेग, देयर लिविंग लास्ट लेग ऑफ लाइफ, तो उनको वो बड़े कंफर्ट के साथ, क्योंकि लोग तो बहुत,
जो कर नहीं पाते अपने माँ बाप का, तो वो तो घर भी नहीं आ पाते। ये तो अब्रॉड की बात भी नहीं, यहाँ की बात भी होगी। तो लोकल लोग भी हैं जो सेपरेट एक प्राइवेसी चाहते हैं कि बस माँ बाप को, तो मतलब वो टिपिकल, मैं उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता, मगर वो बहुत दुखद है। नहीं, बहुत कहा आपने, अच्छे विचार रखे आपने। ये तो देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न था जो मंडरा रहा था, और मैं चाहता था कि मैं इस प्रश्न को अपने इस प्रोग्राम में ना उठाऊं, लेकिन संजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाह रहा हूं कि संजय भी ऑनलाइन हो जाएं, और ये संजय भी ऑनलाइन हो गए हैं। तो संजय जी, आज हमारे साथ मेहमान के रूप में श्री अश्विनी साधु जी हैं, जो कि संस्थापक हैं केपी ब्लड बैंक के, और काफी सारे इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं केपी ब्लड बैंक के अंतर्गत। हालांकि मैं ये समझता था कि केपी ब्लड बैंक केवल रक्तदान तक ही सीमित है, और उन्होंने आज उसका विस्तार कर दिया। और विश्वास कीजिए कि मुझे बहुत सारी चीजें जो हैं वो ज्ञान में नहीं थी, और आज मैं एक ज्ञान का भंडार हो गया है मेरे मस्तिष्क में, और बहुत सारी चीजें एक स्पष्ट हो गई हैं और किस तरह से काम होता है। और इन्होंने अपने विचारों में ये भी कहा कि उनको अभी तक फंडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन कहीं ना कहीं अगर संस्था को आगे बढ़ना है और विस्तार करना है, और विस्तार रूपी में अगर आपको भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी जाना है, अपना उतना बड़ा विस्तार करना, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक वित्तीय सहयोग की आवश्यकता भविष्य में पड़ेगी। तो उस पर भी वो काम कर रहे हैं, उस पर भी इनकी कुछ योजनाएं हैं जो इन्होंने आज मार्तन टीवी के सामने समक्ष रखी। और उन्होंने ये भी कहा कि आप केपी ब्लड बैंक, जो कि दिल्ली में काम कर रहा है, तो उसके एक सदस्य के रूप में आप उनका सहयोग दे रहे हैं वहां पर, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। और मार्तन टीवी में आप दोनों यहाँ पर आए हैं, जो कि भारत समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, पूरे जन जन के लिए काम कर रहे हैं। इनका यहाँ पर एक अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। आपके विचारों से हम गदगद तो हुए ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ज्ञान की जो एक सीमा थी, जो अगर मैं कहूँ तो एक व्यक्तिगत रूप से ज्ञान मुझ में उतना नहीं था केपी ब्लड बैंक को लेकर, लेकिन आपने उसका विस्तार किया और बहुत सारी जानकारियां हमारे सामने रखी और दर्शकों के सामने रखी, जिससे काफी कुछ विस्तार हो सकता है। भारत का युवा उस पद चिन्ह पे चल सकता है और अपने आप को सफल कर सकता है, और केवल उसे एक मार्गदर्शन चाहिए। और केपी ब्लड बैंक के माध्यम से अश्विनी साधु अगर वो काम करते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए बहुत बड़ी बात होगी, हमारे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी बात होगी, और उन सब के लिए बड़ी बात होगी जिनके साथ आप जुड़े हैं। 10,000 वॉलंटियर्स का होना अपने आप में बहुत बड़ा एक तरह से एक योगदान है जो आपने भारत को दिया है। और 10,000 कल को ये मल्टीपल हो सकता है, लाखों और करोड़ों में जा सकता है, ऐसी हम आशा करते हैं। और इसी आशा के साथ मैं आपसे अंतिम एक कुछ मीठे शब्द जानना चाहूंगा। आप कश्मीरी हैं, मैंने उतना उल्लेख नहीं किया क्योंकि आपका जो काम है वो व्यापक है, वो कश्मीर तक सीमित नहीं है, इसलिए मैंने कश्मीर को उतना छेड़ा नहीं। लेकिन अंततः मैं छेड़ना चाहूंगा कि आपको कश्मीर, आप गुलमर्ग से बिलोंग करते हैं, गुलमर्ग की वादियों में एक बर्फीली मस्तिष्क के आप एक राजा हैं, और वहां से आप आज चंडीगढ़ में रह रहे हैं, एक गर्म इलाके में रह रहे हैं। कैसा आपको महसूस हो रहा है और किस तरह से आप अपनी कश्मीर की यादों को देख रहे हैं? अगर अंततः हम एक मीठे पल हो जाएं तो उसके साथ हम अपने इस कार्यक्रम का समावेश करेंगे। लेकिन आपसे मैं फिर से एक बार करना चाहूंगा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आप मार्तन टीवी पे अपना समय दिया और अपने विचारों से गदगद कराया हमें। और मार्तन श्रोताओं को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ समस्या है जो रक्तदान को लेकर है, अगर रक्तदान में आप रुचि रखते हैं, तो केपी ब्लड बैंक के साथ आप निसंदेह जुड़ सकते हैं। कुछ और भी चीजें हैं जो केपी ब्लड बैंक कर रहा है। उन्होंने काफी सारी योजनाएं अपनी बताई, और उनकी वेबसाइट भी होगी मेरे ख्याल से, उनका कुछ कोई एक तरह से एक ब्रोचर भी होगा जो हमारे पास आ चुका है, हम आपके साथ वो साझा कर सकते हैं। आप bls.martantv@gmail पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको केपी ब्लड बैंक की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आप चाहें तो दिल्ली में संजय रैना है, उनसे भी आप जुड़ सकते हैं। संजय रैना केपी ब्लड बैंक के सदस्य हैं और एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में एक कर्मठ योगी की तरह काम करते हैं, जो 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे दिल्ली और एनसीआर में। और अगर आप कश्मीर में हैं, तो कश्मीर में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं bls.martantv@gmail.com के माध्यम से। अश्विनी जी, आपके कुछ विचार और उसके बाद समापन। इससे पहले हाँ संजय, बोलिए आपको हमने। सो गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू। बहुत अच्छा शो। वैसे जैसे कि आपने खुद ही बोला कि
अश्विनी जी को तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी नोज हिम वेरी वेल। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ दीपक जी, आपके शो के माध्यम से यहाँ पे कि कोई सोच भी नहीं सकता, एक जस्ट एक छोटा सा एक व्हाट्सएप मैसेज डालने पर किसी की जान बच सकती है। ओके, सो एक छोटा सा एक व्हाट्सएप का ग्रुप अगर हेल्प करता है किसी की जान बचाने में, और उसमें रेस्पॉन्स विच आई एम सीइंग कि जो इनका रेस्पॉन्स रहता है 24/7, ये लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। आई हैव पर्सनली सीन सो मेनी टाइम्स कि मैं भी कई बार, मेरे पास भी कुछ मैसेज आता है किसी और का हु इज नॉट नोन टू मी, उस टाइम भी इनका रेस्पॉन्स जो है हर मैसेज पर उसका इमीडिएट रिप्लाई रिप्लाई आना, फिर उसको मदद करना, इट इज अमेजिंग, अमेजिंग। बस छोटे शब्दों में बस इतना ही बोलना चाहूंगा, इतनी छोटी नहीं सी नहीं एक मैसेज के बाद इतना किसी की जान को बचाना, देयर आर लॉट मेनी एग्जांपल्स, वो बहुत कम पड़ जाएगा इस शो में अगर मैं वो स्टार्ट। अश्विनी जी, आपके विचार? जी, पहले तो मैं संजय जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और इनके बारे में तो मैं क्या बताऊं कि ये तो बहुत ही अच्छे इंसान अपने विचारों से और कहते हैं ना, अपने विचारों से उसकी पर्सनैलिटी एक रिफ्लेक्ट होती है। तो इनके विचार तो ये तो हमारे साथ में कई सालों से जुड़े हैं दिल्ली में, और आप बिलीव नहीं करेंगे, हम हार्डली एक बार या दो बार मिले होंगे, हार्डली दो बार Yes. कुछ इवेंट में। बट जिस हिसाब का हमारा रिलेशन है, वो लगता नहीं है शायद कि हम कोई ग्रुप के सदस्य हैं। हमें ऐसे लगता है कि हम एक फैमिली की तरह, Yes. हर एक इंसान को हमारे जो ग्रुप में जुड़ा है, वो हमने एक कल्चर बिल्ड किया है, और अच्छी एक ट्यूनिंग के साथ, अच्छा एक हमारे फीलिंग एक दूसरे के साथ, रेस्पेक्ट एक दूसरे के साथ में, वो बहुत कमाल का है की तरह ही। दूसरी बात आपने कहा, और आपका सवाल था कि कश्मीर से, गुलमर्ग कश्मीर से से रिलेटेड। कैसी हाँ यादें हैं? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। देखो ये तो आपने ऐसा किसी से पूछा है कि भाई अपने दिल के बारे में बताओ आप, तो जी क्या बिल्कुल बिल्कुल। कैसे बयां करोगे उस चीज को जो हमारे रगन मंश है। भले ही मैं कश्मीर में नहीं हूँ, बट कश्मीर मेरे में ऑलवेज है। तो वो बहुत बड़ी बात है कि वो कभी जा नहीं सकता। कुछ भी हम दुनिया में देखें, कुछ सही भी हम बात है, सही खाएं, बात है। कुछ भी हम खाएं, अभी भी हमें लगता है कि यार वो मंच हा क्षमा बस ऐसे ज्यादा तृप्ति का। तो कश्मीर का ये तो मैं क्या बताऊं, ये तो कोई मेंशन नहीं होता। अब ये मैं जिस जिस जगह से आता हूँ, ऑफ कोर्स मेरा बहुत मानना है कि वी शुड ऑलवेज गिव बैक टू द सोसाइटी, वी शुड करेक्ट ऑलवेज गिव बैक टू द पीपल। करेक्ट। इट डजंट मैटर हमारा हिस्ट्री क्या हो चुकी है, क्या नहीं हो हिस्ट्री चुकी क्या है। है? एज एन ह्यूमन बीइंग वी शुड ऑलवेज गिव बैक। और मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं कश्मीर के लिए भी जितना हमने थोड़ा बहुत किया हुआ, जैसे हम कश्मीर में जुड़े हैं काफी ग्रुपों के साथ में, और ये सिर्फ वॉलंटरी ग्रुप, कोई पॉलिटिकल ग्रुप, वॉलंटरी ग्रुप, उसमें जी हिंदू जी, भी है, उसका पहले ही भी है। आपने वर्णन किया, मतलब। हाँ हाँ हाँ, जो इसी में काम करते हैं, जो सोवरा का हॉस्पिटल है, टंगमर्ग का है हॉस्पिटल्स, तो उनके मैं डॉक्टर्स के साथ काफी लोगों के साथ जुड़ा हूँ, और कोई भी रिक्वायरमेंट आती है हम ये फुलफिल करते हैं, उन्हीं के थ्रू करवाते हैं। और कोई भी ऐसे कोई नीड आती है, चाहे वो पुलवामा में है, चाहे वो कहीं भी, हम ज्यादा मेंशन नहीं करते उसका, पर ये काम हो रहा है। बट एक मेरी बहुत दिली ख्वाहिश है कि जिस धरती पे जिसमें मैंने जन्म लिया है, मैं उस धरती के लिए, उस ना कि किसी समुदाय के, कोई रिलीजन के नहीं, जिस जमीन पे मैंने जिस जमीन पे मेरे माँ बाप ने जन्म लिया, जिन्होंने उम्र बिताई वहां, मेरे दादा दादी ने वहीं पे, हमारी जमीन अभी भी है, हमने बेची नहीं। जी तो जी जी। मैं चाहता हूं कि जो नीडी है, जो डिजर्विंग है, नीडी का कोई धर्म जात नहीं होता। जिसको खून चाहिए, वो नहीं बोलता कि भाई मेरे को हिंदू का चाहिए कि मुस्लिम का चाहिए, वो कहता भैया मेरे को एक ब्लड डोनर प्लीज भिजवा दो। तो इसी तरीके से बहुत सारे उधर भी नीड्स हैं, और कश्मीर के लिए तो मैं जरूर एज एन कश्मीरी, नॉट कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, एज एन कश्मीरी मैं जरूर एक अपने, जो मेरी मादरे वतन है, जो मदरलैंड है मेरी, जहाँ पे मैंने जन्म लिया है, उसके लिए मैं जरूर कुछ ना कुछ
मैं सोचता रहता हूँ और मैं हमेशा उसी डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम पे आप जरूर देखेंगे मेरे को कश्मीर में, हो सकता है 1-2 हफ्ते के बाद ही देखेंगे। हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं कुछ गांव जहां पे हम कुछ गरीब लोगों को रीच करेंगे, और बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं, और उसमें हमने जरूर उनको आइडेंटिफाई करके हमने वहां पहुंचना है। और हमारा बेसिकली, मैं बहुत इस आपके इस चैनल के थ्रू द्वारा ये क्लियर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरा कोई लेन देन नहीं है पॉलिटिक्स, रिलीजन, हेट्रेड, दिस दैट। हम जो काम करते हैं हम सबको प्रेरित करते हैं, ह्यूमैनिटी देखो बस, दैट्स इट। तो अंततः आपके विचार जो हैं वो बहुत ही बढ़िया लगे हमें, और मार्तन टीवी जो है आपका एक बार फिर से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता है। और हम चाहेंगे कि आप इस मंच के साथ जुड़ जाएं, बार बार इस मंच में अपना आइए और अपने सुझाव दीजिए और हमारे मार्तन टीवी को बल दीजिए। और मैं अपने दर्शकों से आज फिर से अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी तक आपने मार्तन टीवी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। इसका जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए। आप अक्सर देखते होंगे कि YouTube पे जब भी कोई वीडियो आता है तो अक्सर पहली बात यही होती है, मेरी पहली बात भी यही थी और आखिरी बात भी यही है कि उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। होगा उससे यूं कि जब भी हम कोई ऐसे नए विचार इसमें अपलोड करेंगे, जिसके आज अश्विनी साधु जी के किए थे, तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिलेगी और आप उसे उस समय वॉच भी कर सकते हैं और आपको ज्ञान जो है, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा मार्तन टीवी का मानना है, संजय रैना का मानना है, और खुद अश्विनी साधु जी भी वही कहे थे, वही विचार उनका भी है। और आज वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। आप सभी मन भावुकों का, संजय जी का, आप सभी का धन्यवाद। अब भविष्य में फिर से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत जय बहुत हिंद। धन्यवाद दीपक जी, और मार्तन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।